हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका 100% एकेडमी पर, जहां मिलती है पढ़ाई की 100% तैयारी। मैं हूं अभिजीत और आज हम मिलकर सॉल्व करने वाले हैं यूपी बोर्ड के पेपर में आने वाले क्वेश्चंस, वो भी स्मार्ट ट्रिक से। और हाँ, वीडियो के एंड में मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दिए हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं, तो एंड तक देखते हैं वीडियो को। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के साथ देखते हैं। मैं आपके सामने सबसे पहले स्क्रीन रखता हूँ मार्क्स का, यानी कि आप अपनी तैयारी मार्क्स के हिसाब से भी कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का है। मैं आपके पास सिलेबस रख देता हूँ, देखिए। इसमें आप देख सकते हैं 70 अंक का तो आपका लिखित का परीक्षा होगा, जिसमें 70 में से आपको कितने चाहिए, 23, और 30 ये प्रोजेक्ट फाइल के आपको मिलते हैं। 30 में से 10 पास है, यानी कि टोटल आप 33 पास है। तो आपको इस परीक्षा में कम से कम 23 मार्क्स चाहिए, कम से कम 23। तो देखिए, 23 तो आपका, अगर आपने संख्या पत्ती और बीजगणित 100% इन दोनों की तैयारी करी, जब भी आपके 23 आ सकते हैं। अगर मान लीजिए 2-3 मार्क्स इसमें कम रह गए, तो आप उसको त्रिकोणमिति पूरा कर सकते हैं, तो पास तो आप ऐसे भी हो सकते हैं। बाकी अच्छे नंबर्स के लिए आपको त्रिकोणमिति अच्छी तरह तैयारी करके जाना होगा, और कम से कम मेंसुरेशन एंड सांख्यिकी जो आसान चैप्टर्स हैं ज्यादातर बच्चों के लिए। तो आज मैं आपको संख्या पत्ती, बीजगणित, निर्देशांक ज्यामिति के कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब संख्या पत्ती से स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। हम देखते हैं नंबर सिस्टम में पहला क्वेश्चन कौन सा है। ये है बीजगणित का क्वेश्चन। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्य की संख्या होगी। सबसे पहले त्रिघात देखे क्या होता है। त्रिघात मतलब कि जिसकी घात 3 हो। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, एक बहुपद है मेरे पास, थ्री एक्स की घात 2 प्लस में एक्स की घात 3। तो इसमें सबसे बड़ी घात 3 है, तो इसको हम त्रिघाती बहुपद कहेंगे। जितने इसके घात होंगे उसके उतने ही शून्यक होंगे। इसका मतलब जो इसके शून्यक होंगे 3 होगा। सही ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड, ये तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, अपनी कॉपी में करके देखें। 2 दूनी 4 पंजे 20, नहीं हो सकता। 2 दूनी 4 पंजे 20, 7 दूनी 14, यही होगा। या तो आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, या इनको आप गुना करके देख रहे हैं 140 आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, देखो मैंने इसको गुना करके देखा है, तो ये मेरे पास 140 आ जाएगा इसका आंसर। 2 2 जा 4 इंटू 5 इंटू 7, तो 140। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो इसका आंसर यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम किसी संख्या को भाग देते हैं, जैसे कि 4 को हमने भाग दिया 3 से, तो ये कहलाता है हमारा भाजक। ये भाज्य, मैं इसको दूसरे पेन से देता हूँ, भाज्य। यहाँ पे जो आएगा ये होगा भागफल। जो नीचे बचेगा हमारे पास, ये होता है हमारे पास शेषफल। तो सीधे सीधे यहाँ से संबंध होगा हमारे पास, भाजक बराबर में भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास देखते हैं कौन सा है। ये क्वेश्चन है रैखिक समीकरण का, कि युग्म का हल होगा। मेरे पास दो समीकरण दिए हुए हैं, इनका हल होगा, यानी कि
किसी भी युग्म के 3 तरीके के हल हो सकते हैं, अद्वितीय, एक हल या कोई हल नहीं। अब यहाँ से आप ऑप्शन देख के बताएं कौन सा होगा। चलिए मैं बताता हूँ। मेरे पास फर्स्ट समीकरण, पहला जो इक्वेशन यानी कि पहली जो समीकरण है ये है। नेक्स्ट समीकरण, इसको हम मानते हैं पहली समीकरण, ठीक है, इसको हम मानते हैं दूसरा समीकरण। तो जब भी हमें किसी का हल निकालना, हम इसको x के कोफिशिएंट यानी x का जो गुणांक है दोनों में, जो भी x के साथ है इनको बटे में रखेंगे, फिर y के साथ जो है इसे बटे में रखेंगे। देखिए जो x के साथ है यानी कि इसमें x के साथ कुछ नहीं है, 1 है, मीन्स 1 अपॉन में इसका जो x है इसके साथ क्या है -3, तो 1/-3 इक्वल में y का गुणांक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6, तो दोनों को रख देते हैं हम 2/6। फिर जो किसी का गुणांक नहीं है, मतलब कि जो कांस्टेंट है, ये देखिए अब यहाँ से यहीं से आप साइन में ही यहाँ पे अलग अलग आ जाएगा 1/3, यानी कि ये दोनों इक्वल है नहीं, यहाँ माइनस का है यहाँ प्लस का है। वेट ए मिनट, नहीं ये भी माइनस का है, हाँ तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं। तो बट हमारा ये लास्ट का जो है 5/1 ये इक्वल नहीं है, तो यानी कि अगर ऐसी कंडीशन होती है कि पहले दो इक्वल दूसरे इक्वल नहीं, तो ये आता है हमारे पास कोई हल नहीं। तो फिर अनेक रूप से अनेक हल, अद्वितीय दो हल, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। देखिए जब a1/a2 यानी कि इसका ये पहला है तो पहले का समीकरण, दूसरा है दूसरे का समीकरण, इन दोनों को मैंने रख दिया, बराबर हो जाए b1/b2 के, और जो बराबर ना हो c1/c2 के, तो इसका जो आंसर आता है इसमें आता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और आपको बता देता हूँ। देखिए इसको हम छोटा कर देते हैं। देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन है ये इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। मैं आपको इसकी तीनों कंडीशन बता देता हूँ। क्या हुआ भाई, मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ कि कोई हल क्यों नहीं है। क्योंकि देखिए अगर ये इक्वेशन है, मैंने माने ये दो इक्वेशन मेरे पास कौन कौन से हो सकते हैं, ये दो इक्वेशन ही हो सकता है। एक तो a1x b1y प्लस में c1 बराबर में 0, एक है a2x b2y प्लस में c2 बराबर में 0। तो ये जो x के साथ है इसको हमने a1 a2 माना था अभी यहाँ पे। इसमें क्या होता है, इसके तीन फॉर्मूले आप देखें ना, a1/a2 अगर बराबर हो b1/b2 और बराबर ना हो c1/c2, जो अभी हमारी कंडीशन आई थी, तो इसका क्या आंसर होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। और इसको मैं हटा देता हूँ। अगर मेरे पास कंडीशन आ गई a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यानी कि पहले दो ही बराबर ना हो, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा एक हल। अगर मेरे पास ये 1 ये 3 ये 2 यहाँ 5 होता, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये दोनों इक्वल नहीं होते, तो इसका एक हल होता, ठीक है। चलिए इसको भी हटाते हैं। तीसरा फॉर्मूला देखिए जी आप, एक मिनट। नेक्स्ट देखते हैं तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है। थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2, यानी तीनों ही आपस में, तीनों का ही अनुपात बराबर हो, तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो चलिए ये तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन ज़्यादातर ही पेपर में आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको तीनों कंडीशन बता दी। अब तीनों में से जो सा लगे वो आप बता सकते हैं क्वेश्चन में। तो चलिए, द्विघात समीकरण का विविक्त काल होगा। विविक्त काल का सीधा सीधा फॉर्मूला पूछिए, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो विविक्त काल का फॉर्मूला सीधा सीधा क्या होता है। विविक्त काल का फॉर्मूला यहाँ पे देख लेना,
विविक्त काल, इसमें से आप देख के बताओ इन चारों में से कौन सा होगा। पहली बात तो प्लस में कोई फॉर्मूला है नहीं, तो इन दोनों में से है b² - 4ac, यानी कि विविक्त काल का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b2 - 4ac। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो m का मान होगा। वैसे शायद ये इस बार नहीं आया, फिर मैं आपको बता देता हूँ मूल अगर बराबर होता है m का मान क्या होगा। अगर कभी भी द्विघात समीकरण के मूल बराबर तो हमें कंडीशन क्या रखना है, विविक्त काल बराबर में 0, यानी कि हम इसमें b² - 4ac बराबर में 0 रख देंगे। देखो इसमें abc क्या होता है, इसी समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं, इस समीकरण को हम लिख सकते हैं ax² प्लस में bx प्लस में c। इट मीन्स जो x² का गुणांक है वो a है, जो x का गुणांक है वो b है, जो किसी का गुणांक नहीं है यहाँ पे वो c है। तो मैं यहाँ से निकालता हूँ, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a इंटू में m क्या आएगा इक्वल टू 0। 12² माइनस में 12m, यहाँ से ही मुझे दिख रहा है m क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 12, क्योंकि यहाँ से अगर हम m12 कॉमन निकाल लेंगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस m बराबर में 0, इट मीन्स m इक्वल टू 12। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि द्विघात समीकरण का मूल 2 है तो p का मान बताएं। ये ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं पेपर में। देखिए ये बहुत सिंपल भी होते हैं। मूल 2 दे दिया उसने, इट मीन्स अगर मूल 2 है तो x यानी कि x की जगह पे अगर हम 2 रखेंगे तो ये 0 आना चाहिए। चलिए रख के देखते हैं x, जहाँ पे भी मूल 2 दे दिया इसका मतलब x की जगह पे 2 रख दो। 2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 2 माइनस में p इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे पास p का मान निकल जाएगा। देखिए 4 प्लस में 6 माइनस में p बराबर में 0, यानी कि p ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, इट मीन्स ये क्या हो गया 0, p इक्वल टू 10। इसमें ऑप्शन नहीं है तो हम यहाँ से सीधा आंसर दे सकते हैं, p इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे MCQ हैं। ये आपका देखो 2-2 लाइन में सॉल्व होता है, 2 लाइन में भी नहीं, 1 लाइन का क्वेश्चन होता है। अगर हम ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ, ये 2 लाइन में, तो ये 1 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, सीधे सीधे सॉल्व होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर या 4 नंबर में। 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 290 हो। तो 2 संख्या हमें मानना है यहाँ पे, जिनके वर्गों का योग, ये यहाँ पे ध्यान देने की बात है, वर्गों का योग का है। तो यानी कि हम इसमें क्वेश्चन मानेंगे, माना हमने मान लिया एक संख्या क्या है x, यानी कि माना संख्या क्या है x। 2 क्रमागत विषम संख्या, अगर विषम संख्या क्या होती है जो 2 के पहाड़े में ना है, यानी कि अगर पहली संख्या 1 है, फिर 3 5 7 9 11, देखिए इसमें कोई सा भी 2 कटे हुए नहीं कि एक एक आप छोड़ दो, ये विषम संख्या होती है। तो 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इनके बीच में अंतर कितने का होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे सबके बीच में 2-2 का अंतर है, इसके बीच में 2, यानी कि दो विषम संख्या के लगातार बीच में अंतर जो होता है 2 का होता है। तो अगर संख्या पहली विषम संख्या मेरे पास x है, कुछ भी हो सकता है इसमें से, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बताइए क्या होगी। सही कहा आपने, दूसरी संख्या होगी यहाँ पे x प्लस 2। देखिए अगर पहली संख्या मैंने मान लिया 7 है, दूसरी संख्या क्या है, 7 में से 2 जोड़ दो 9। यहाँ पे हमें पहली संख्या नहीं पता तो दूसरी संख्या क्या है, लेकिन अगर पहला x है दूसरा x प्लस 2, जिनके वर्गों का योगफल, यानी कि अगर मैं
पहली संख्या का वर्ग कर दूं और दूसरी संख्या का वर्ग। प्रश्नानुसार एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा? योगफल 290 हो, 290। तो यहाँ पे ये द्विघात समीकरण बनेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक सर्व समीकरण लगेगी 9वीं क्लास की। सर्व समीकरण क्या है कि अगर ए प्लस बी का कहीं पे भी होल स्क्वायर होता है तो वहाँ पे होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। आप इसको सीधे सीधे याद कर सकते हैं, इसका स्क्वायर इन तीनों की गुना। ठीक है, तो ये तो एज इट इज आ गया मेरे पास। ये क्या आएगा यहाँ पे, ये क्या आएगा, ये जो आएगा पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर फिर इसकी और इसकी इन तीनों की गुना, यानी कि 2 में 2 2 जा 4x, 4x। ठीक है, बराबर में 290। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये आएगा इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4x बराबर में 290। देखिए एक्स स्क्वायर तो 1 और इसके आगे 1, यानी कि 2x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4x का 4x, 290 290 आ गया। ठीक है, अब मेरे पास जो इक्वेशन बन गई इसमें देखो हमें सब में 2 का टेबल दिख रहा है, यानी कि अगर हम 2 कॉमन निकाल के काट सकते हैं इन सबको। तो मैं इसको पहले सिंपल बना देता हूँ यहाँ से। देखें 2x स्क्वायर, मैं इसको सिंपल बनाता हूँ। इसको हम यहाँ से, ठीक है, सब में से 2 कॉमन निकाल लीजिए, यानी कि मेरे पास इसको 2 से डिवाइड दे दिया तो 2 से ये गया, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 145, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 2x बराबर में 145 में 145, और ये जो प्लस का 2 है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 143 बराबर में 0। मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। देखिए आप देख सकते हैं मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई ये। ठीक है, मैं इसको काट के दूसरे पेज पे लिखता हूँ। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम अपने। तो चलिए वो क्वेश्चन कहाँ था, उस क्वेश्चन में क्या समीकरण बना था मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 143 बराबर में 0। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, यानी अब हमें इसे गुणनखंड करके इसका सॉल्यूशन आएगा। तो सबसे पहले हम संख्या ढूंढेंगे, क्या ऐसी संख्या जिसको गुना करने पे तो 143 आए और माइनस करने पे 2 आए। तो ये हमें पता है 143 किसका फैक्टर है, 11 और 13 का। तो 13 में से 11 गए, 2 बचे, है ना। हम यहाँ सीधे सीधे आंसर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, गुणांक कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकते हैं इनके साइन बदल के। एक्स यहाँ पे प्लस का, यानी आंसर क्या आएगा -13, ये माइनस का, आंसर क्या आएगा प्लस का ही गया। चलिए अब आंसर लेके आते हैं इन दोनों को। अगर आपको आगे सॉल्यूशन नहीं करना, यानी सॉल्यूशन आपसे हो नहीं रहा है, तो आप यहाँ पे सीधे सीधा इनके साइन बदल के आंसर लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको नंबर अच्छे चाहिए तो आपको सॉल्यूशन करना होगा। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। एक्स स्क्वायर
2x यानी कि 13x माइनस 11x, मैंने अभी भी आपको बताया, माइनस में 143 बराबर में 0। तो इसमें से x बाहर निकालते हैं, क्योंकि देखो ये इसमें भी x है, इसमें भी x है, यानी कि दोनों में x सेम है। तो अगर मैं इसका x निकालूंगा तो 1x बचेगा। 13x में से 1x बाहर आ गया तो कितना बचा? 13। इन दोनों में देखो 11 और 143 में, ये दोनों ही 11 के टेबल में आ रहे हैं। 11 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ के 11 तो मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा? x। डिवाइड में तो भाग करना है। 143 को मैं 11 से भाग करूंगा तो कितना आएगा? 13। तो यहाँ पे आ जाएगा 13। लेकिन देखो मैंने माइनस बाहर निकाला, यानी कि यहाँ पे प्लस आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जो सेम है उसको एक बार, और जो अलग है उसे एक बार। साइन बदल दो सबके, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? x बराबर -13, x बराबर 11। अब प्रश्न में हमें शुरू में ही कहा गया था कि धनात्मक है, इसका मतलब प्लस का है, तो आंसर क्या होगा? 11। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः संख्या होगी 11 और 13। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताया, इसीलिए आपको ये बड़ा लग सकता है, लेकिन ये कम से कम 4 से 5 लाइन में ये क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता। ये 4 नंबर का है, क्योंकि 2 नंबर तो आपको शून्य ज्ञात करने के मिलेंगे, 2 नंबर आपको शून्य को गुणांकों के बीच के संबंध। चलिए दोनों ज्ञात करते हैं भाई भाई से। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पिछले बार पेपर में आया हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे पास बहुपद क्या है? बहुपद क्या है मेरे पास? यह है x का 2, 7x बराबर में 10। इसके शून्य, शून्य वो संख्या होती है जो यहाँ पे रखने पे इसको 0 बना दे। चलिए हम इसको निकालते हैं। इसका गुणनखंड करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ बारी बारी से। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? पहले इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि 1 मानो। तो 1 से अगर हम 10 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 10। और बीच में क्या है मेरे पास? 7। यानी कि 2 ऐसी संख्या ढूंढी है जिसको गुना करने पे तो 10 आए और प्लस करने पे 7 आए। तो हमें पता है वो संख्या कौन सी होगी? 5 और 2। तो पहला स्टेप क्या था? हमें जोड़ा बनाना। 5 दूनी 10, 5 और 2 7। तो बीच वाले टर्म को हम बस स्प्लिट करेंगे, यानी कि बीच वाले जो पद है उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे 5x और 2x में। बाकी जो पद है उसको ऐसे कैसे 1 2। ठीक है, 1 मिनट मैं ये हटा देता हूँ। अब इसमें सेकंड स्टेप क्या है मेरे पास? सेकंड स्टेप ये है कि दो का जोड़ा बना दो। अब देखो x और 5x, यानी कि दोनों में ही x सेम है, तो हम इसमें से x बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने का मतलब इसमें से x काट देंगे, तो एक x इसमें से काट दिया तो हमने यहाँ पे x बचा। एक x इसमें से काट दिया तो यहाँ तो 5 बचा बस। अब इसमें देखो दोनों में क्या सेम है? दोनों में 2 का टेबल है सेम है, यानी कि 2 और 10। अगर हम इसमें से 2 बाहर निकालेंगे तो 2 की जगह 1 और 10 की जगह 5, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2 मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पे 1 रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ आ जाएगा 5। अब देखो पिछली बार मैंने बताया था जो सेम है उसको एक बार,
0 के बराबर रख दो। जो अलग है यानी कि देखो जो बाहर की तरफ है 2 और x, इसको एक बार आप 0 के बराबर रख दो। तो यानी कि या तो x मेरे पास आएगा -5 या x आएगा -2। ठीक है, आप यहाँ से भी साइन बदल सकते, सीधे सीधा आंसर आता। तो अब हम इसके, ये मेरे पास 2 शून्य आ गए। अब दूसरा हमें क्या क्वेश्चन पूछा है, शून्य तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता जांच कीजिए। गुणांकों के बीच की, शून्य तथा गुणांकों के बीच की संबंध। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे कर देता हूँ मैं आपके लिए, 1 मिनट। गुणांक यानी कि एक को मैंने मान लिया अल्फा। देखो एक को अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुणांकों के बीच संबंध। गुणांकों के बीच संबंध। तो अगर मैं एक को अल्फा यानी कि अल्फा बराबर -5 और एक गुणांक को मैं मानूंगा बीटा, तो संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अगर हम गुणांकों का योगफल करेंगे तो क्या आना चाहिए, हम दोनों को जोड़ेंगे तो -5 -2 यानी कि -7। ये जो -7 है यहाँ पे देखो प्लस का 7 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इक्वल में, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे पास -b/a। अब दूसरा हम करेंगे गुणांकों, शून्य का गुणनफल यानी कि अल्फा गुना में बीटा क्या आएगा देखते हैं, -5 गुना में -2 यानी कि प्लस का 10। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है c/a के। ये है संबंध की सत्यता जांच। ठीक है, आप यहाँ से हमें देख सकते हैं चाहे तो। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ये वर्ग के क्षेत्रफल से रिलेटेड है, यानी कि प्रतिस्थापन विधि लगती है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल 157 है, यदि इनके परिमाप का योगफल, तो सबसे पहले हमें वर्गों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, वर्ग आपके सामने बना देता हूँ, मैं लिख देता हूँ चाहिए। ठीक है, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है भुजा का स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप ये होता है 4 गुना में भुजा। तो चलिए इसी फॉर्मूले को हम लगाएंगे। ठीक है, अभी मैं इस फॉर्मूले को साइड लगा देता हूँ। ओके, तो दो वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल 157 है, तो हम मानेंगे, माना वर्गों की भुजा, हमने मान लिया है वो x और y है। ध्यान देइए क्वेश्चन 6 नंबर का है, तो यानी कि थोड़ा बड़ा हो सकता है क्वेश्चन। तो दो वर्गों की भुजा x और y है, तो इन दोनों को का योगफल, इट मीन्स x² प्लस y², कितना होगा ये 157। ठीक है, इनके परिमाप का योगफल 68 है, तो अगर मैं इनका परिमाप निकालूं तो 4x प्लस 4y, ये पहले का परिमाप दूसरे का परिमाप, दोनों का योगफल 68।
देखिए सारे के सारे 4 से कट जाएंगे, यानी कि हम इसको 4 से सभी समीकरण को भाग देंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये भी एक आ गया। इसकी जगह पे क्या आएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा 17। ठीक है, तो इस समीकरण को मैंने साधारण रूप में ये लिख दिया, यानी 4 से सबको काट दिया। तो यहाँ से मेरे पास जो y आएगा वो आएगा 17 माइनस में x। ठीक है, हम इस समीकरण को फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम इसके आगे क्या लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान अगर हम इसमें रखेंगे तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में y की जगह क्या रखेंगे हम, ये दोबारा पीछे क्वेश्चन की तरह हो रहा है, तो इसमें वही सब समीकरण रहेगी जो पीछे लगी थी, बराबर में 157। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें सब समीकरण मैं आपको लिख देता हूँ आपके सामने। a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए इस बार माइनस है तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जगह थोड़ी कम पड़ गई यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे ये इसमें यूज करेंगे सब समीकरण। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 17 का स्क्वायर प्लस में इसका, देखो इसकी घात 2 माइनस में, क्योंकि यहाँ पे प्लस है बाद में माइनस है, तो 70 इन तीनों की गुना। पहले बताया था मैंने आपको 17 दूनी 34, यानी कि 34x बराबर में 157। तो देखो इस इक्वेशन को हम साधारण सिंपल बनाते हैं। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, माइनस में 34x प्लस में 17 का स्क्वायर 289, ये 157 यहाँ पे आ जाके आके माइनस में हो जाएगा, बराबर किस साइड आके, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 2x स्क्वायर माइनस में 34x, 289 में से 57 गए, कितना बचा 132, बराबर में जी। ठीक है, तो ये देखिए सारा ये सब 2 के पहाड़े में आ रहे हैं, इसका मतलब हम इसको सिंपल बना सकते हैं अभी। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, ये आप इक्वेशन याद रखना। ठीक है, ये है मेरे पास इक्वेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे करेंगे इनसे। देखिए मेरे पास समीकरण था 2x स्क्वायर और 34x आगे प्लस में 132, बराबर में जी हाँ। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 34x प्लस में 132। ठीक है, तो इस समीकरण को सॉल्व करना है, यानी कि हम इसको भी सिंपल बनाएंगे। सबसे पहले 2 से सबको भाग दे दो, 2 से इसको काट देंगे तो 2 से इसको काटोगे 17 आ जाएगा, 2 से इसको काट देंगे हम, कितना आ जाएगा 66। यानी कि अब हमारे पास ये सिंपल इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करते हैं। ऐसी संख्या जिसको गुना करने पे तो 66 आए, प्लस माइनस पे 17 आए। बताओ हमें दिख रहा है संख्या यहीं पे। तो देखिए ये संख्या है 11 गुना 6, 11 प्लस 6। ठीक है, तो वही करेंगे हम वापस, बीच के इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, यानी कि 17 को 11 और 6 में माइनस है, तो यानी कि दोनों में माइनस आ जाएगा मेरे पास, एक्स का एक्स आ जाएगा, बाकी सबका ऐसा कैसा था, तो ये भी ऐसा कैसा। ये हमारा था दूसरा स्टेप। उसके बाद क्या स्टेप है, जोड़ा बनाओ। इसमें क्या आएगा, एक्स बाहर निकाल दिया तो इसमें क्या बचा, एक्स माइनस 11
यानी कि बाहर निकालने का मतलब है कि x से काट दिया। इसमें अगर हम 6 देखो दोनों 6 के टेबल में आ रहे हैं तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो 6 कम 6 11, यानी कि 6 की जगह 1 आएगा, लिखो चाहे ना लिखो, और इसकी जगह 11। इसमें से हमने 6 बाहर निकाल दिया, तो मेरे पास समीकरण क्या बन गया, ये बना x माइनस 6 बराबर 0 और x माइनस 11 बराबर 0, यानी कि x यहाँ से आ जाएगा, एक तो 6 आएगा और एक आएगा 11। तो यहाँ से मेरे पास दो आंसर आ गया, x और x या तो 6 है या 11 है, यानी कि दोनों ही आंसर आएंगे। मैं y बता देता हूँ आपको, y क्या था मेरे पास, y था 17 माइनस x, यानी कि y मेरे पास आएगा, अगर आप 6 लोगे तो 11 आ जाएगा, 11 लोगे तो 6 आ जाएगा, यानी दो आंसर मेरे पास आ गए। ये एक तो आ गया मेरे पास आंसर x बराबर 6 होगा और y बराबर 11, या आप x को 11 मानो y को 6 मान सकते हैं, तो दोनों वर्ग है, ठीक है। अतः वर्ग की भुजा होगी 6 और 11। तो चलिए, ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें हमारे पास द्विघात समीकरण भी हमें हल करना पड़ा और दो समीकरण का प्रतिस्थापन भी दी होगी। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, MCQ का है, तो संख्या पत्ती का है, यानी कि 1 नंबर में आ सकता है। लघुत्तम समवर्तक 12 और 21 का 84 है, तो महत्तम समवर्तक 12 और 21 का, तो इसका सिंपल है, अगर दो संख्या हमें दी जाए तो उसका महत्तम समवर्तक निकाल दो। 12 21 किसके टेबल में आते हैं, 3 चौक 12 3 सत्ते 21, यानी कि इसका जो महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं। हम यहीं से क्वेश्चन पे टिक लगा सकते हैं, 3। ठीक है, फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। देखो, अपरिमेय संख्या अगर कभी भी परिमेय संख्या के साथ आएगा, वो उसको भी अपरिमेय बना देगा, तो यहाँ पे सदैव अपरिमेय आएगा। चलिए, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास, ये भी MCQ है, ये भी संख्या पत्ती का ही है। में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। देखो, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वो जिसमें रूट के अंदर अभाज्य संख्या ना आए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है इन दोनों का साइन बदल जाएगा, यानी कि प्लस माइनस, यहाँ पे सब समीकरण सॉल्व होगी, तो ये एक परिमेय संख्या है। देखो, हम करके दिखा देते हैं। यहाँ पे लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर करने से दोनों का रूट हट जाएगा, तो 5 में 7 गए -2, यानी परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते अपने चौथे क्वेश्चन पे, देखते हैं MCQ है या दूसरा है। द्विघात बहुपद के शून्यक का योगफल होगा। शून्यकों का योगफल, ये आपको लिख लेना चाहिए, ज्यादातर आते हैं ऐसे क्वेश्चन, यानी कि सॉरी, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। शून्य का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमेशा होगा -b/a, और अगर यहीं इसकी जगह गुणनफल पूछा होता तो अल्फा इंटू बीटा होगा c/a। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए बी को सी कौन सा है, आप देख के बता सकते हो। देखो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, मैं बता देता हूँ, चलो। ax² प्लस bx प्लस सी के अकॉर्डिंग, देखो जो x के साथ है वो b है, ये a है, ये c है, तो योगफल है यानी कि b/a, इट मीन्स 4/4, यानी कि 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ये क्वेश्चन आपके लिए है, हरों की संख्या। मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, अगर आपको याद ना हो तो पीछे आप वीडियो में जाके देख सकते हैं कि a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो इसमें अगर तीनों बराबर है तो कौन सी कंडीशन होगी, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ मैं, आप मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, यदि समीकरण का मूल 2 है तो k का मान, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ।
कि मूल 2 है तो आप x की जगह रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे बताया है, तो आप इसका भी आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। के का मान के बराबर में, कमेंट में आप देख सकते हैं के बराबर में क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन बहुपद का है कि शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ, बस ये क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, बहुपद ही डिफरेंट है बस इसमें, आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इसके शून्य निकाल के शून्य के गुणांकों के बीच संबंध। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब देखिए, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों को हल कीजिए। ये आया आपका पिछले बार के एग्जाम में भी और इस बार भी आ सकता है हल करने के लिए। तो चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया भी नहीं है, मैं करा देता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। पहले आपका फॉर्मूला देखिए, अगर मेरे पास ये दो समीकरण है x और y, यानी कि दो चर वाले समीकरण है, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि। विलोपन विधि से भी आप कर सकते हैं, सबसे आसान रहता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। पहला समीकरण मेरे पास क्या है, 0.2x प्लस में 0.3y बराबर में 1.3। ठीक है, दूसरा समीकरण मेरे पास क्या है, यहाँ पे देता हूँ 0.4x माइनस में 0.5y बराबर में 0.7। देखिए, अगर मैं इनके पॉइंट हटाऊँ, क्योंकि पॉइंट से ज़्यादातर कन्फ्यूजन होती है, तो सबके नीचे 10 आ जाएगा। इट मीन्स 2x बाई 10, 3 बाई 10 और 13 बाई 10। इस समीकरण को हमने 10 से ही गुना कर दिया सिंपल बनाने के लिए। देखो, 10 से सारे 10 कट जाएंगे, तो यानी कि ये समीकरण क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर में 13। एक ही सिंपल बन गया। दूसरा देखो, दूसरा भी सामान्यतः ऐसे ही हो जाएगा, 4x माइनस 5y बराबर में 7। अब दोनों समीकरण सिंपल बन गए। ठीक है, इनमें मुझे विलोपन विधि लगाना है, जो कि सबसे आसान रहता है, तो हम विलोपन विधि लगाएंगे इसमें। देखो, विलोपन विधि लगाने के लिए या तो x का गुणांक सेम होना चाहिए, यानी जो x के साथ है वो सेम होना चाहिए, या y के साथ। इसमें कुछ भी सेम नहीं है, लेकिन हमें दिख रहा है कि ये 4 जो है 2 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब मैं अगर इस पूरे इक्वेशन को 2 से गुना कर दूं तो लगभग सेम हो जाएगा। तो चलिए कर देता हूँ मैं इसको गुना। क्या आ जाएगा, 4x 6y 26। ठीक है, पहले में से दूसरे को घटा दो, ये है विलोपन विधि। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको घटा दिया। देखो, घटाने से क्या होगा, जब भी हम किसी को घटाते हैं यानी घटा करते हैं, तो ये सबका साइन बदल जाता है। देखो, यहाँ से ये जो प्लस का है ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 11y बराबर में 33, यानी कि y बराबर में 3, क्योंकि ये गुना में इधर जाके भाग हो जाएगा। तो एक आंसर ये आ गया मेरे पास। हम इसमें क्या करेंगे, y का मान दूसरे में रखने पर, अब देखो मेरे पास दूसरा समीकरण ये था, है ना, तो मैं इसमें पुट करता हूँ अभी। 4x माइनस में 5 दिया, 15 बराबर में 7, यानी कि आंसर मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा x बराबर में यानी कि 2। तो मेरे पास x और y का मान आ गया। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे इस सेशन के लिए इतना बहुत है, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरी वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज के इतना बहुत है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, ये आप घर से
करके आया। अगर एमसीक्यू है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।